नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। आज तारीख 23 जुलाई साल 2026 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, पाकिस्तान, भारत समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सऊदी अरब और डोनाल्ड ट्रंप के बीच एक ऐतिहासिक डील, जिसके बारे में मैंने आपको सुबह बताया था थोड़ा सा, लेकिन इस बार ये डील साइन हो चुकी है। अब ये साइन तो हुई है, ये तो बात अलग है, लेकिन इस डील के पीछे डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब से कौन सी डील कर ली है, इसके बारे में जब आप सुनेंगे तो सुनने के बाद दोस्तों आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। और साथ ही एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है कि यमन के हुतीज ने, सना के जो हुतीज हैं, उन्होंने सऊदी अरब के जहाजों पर हमला कर दिया है। अब जाहिर सी बात है, ये हमला किया है तो पाकिस्तान ने क्या कुछ कहा था, वो चीजें मैंने आपको सुबह की वीडियो में बताई थी। तो अगर आप नए हैं तो उस वीडियो को आप डिटेल में जाके देख लीजिएगा। लेकिन अब इस हमले के बाद क्या पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ मिलकर यमन के ऊपर अटैक करेगा या फिर नहीं करेगा, इसके बारे में भी हम डिटेल में चर्चाएं करेंगे। और साथ ही दोस्तों, कुवैत के अंदर अमेरिका अपने जहाजों को लेकर भाग रहा है। जी हाँ, बड़ी खबर है कि कुवैत के अंदर अपने जहाजों को लेकर भाग रहा है। और क्यों भाग रहा है, इसके पीछे क्या वजह है, ये भी आपको बताऊंगा। और साथ ही इराक के ऊपर ताबड़तोड़ हमले ईरान ने किए हैं और इन हमलों से कितना नुकसान पहुंच रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही मिडिल ईस्ट में कई सारी ऐसी अहम घटनाएं घटी हैं जिन घटनाओं के बारे में आपका जानना जरूरी है। और उन तमाम बड़ी घटनाओं के बारे में हम आपको डिटेल बताएंगे। दोस्तों, इस वजह से अगर आप चैनल पर नए हैं, वीडियो को लाइक फौरन कर लें। चैनल पे जो सब्सक्राइब बटन नीचे आपको दिख रहा होगा उसको फौरन दबा दें। और साथ ही जो घंटी जैसी चीज है उसको ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं सबसे पहले वो वीडियो आप तक पहुंचे। तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिएगा। तब तक एक एक करके दोस्तों मैं आपको खबरें बताता हूं। और सबसे पहली, सबसे बड़ी, सबसे अहम खबर ये है, और इसके बारे में मैंने आपको सुबह बताया था, लेकिन उसमें एक थोड़ा सा पेच ये था कि डोनाल्ड ट्रंप और सऊदी अरब के बीच न्यूक्लियर डील को लेकर बातचीत तो हो रही थी। लेकिन अब ये जो बिल था ये अमेरिकन कांग्रेस में पास होना था। लेकिन मैंने कहा था कि भाई, चूंकि डोनाल्ड ट्रंप मेजोरिटी में है तो बड़े आराम से इस बिल को डोनाल्ड ट्रंप पास करवा लेगा। वही चीज हुई, डोनाल्ड ट्रंप ने इस बिल को पास करवा लिया। कल तक जो ये संभावनाएं बन रही थी कि ऐसी डील हो सकती है, फाइनली उस डील को डोनाल्ड ट्रंप ने और सऊदी अरब ने कर लिया। और इस डील के तहत अब जो सऊदी अरब है वहां पे अमेरिका खुद आएगा, आने के बाद खुद न्यूक्लियर रिएक्टर बनाएगा, साथ ही वहां पे न्यूक्लियर फैसिलिटीज स्टार्ट करेगा। और उन न्यूक्लियर फैसिलिटीज में जो यूरेनियम है उसको सऊदी अरब इनरिच करेगा, यानी संवर्धित करेगा। अब ये बात आपको समझ में आ गई। लेकिन अब यहाँ पे एक सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए कि भाई, ऐसा क्या हो गया कि जो अमेरिका इतना भड़का रहता था यूरेनियम के नाम पे, जो अमेरिका इतना कहता था कि किसी भी जो इस्लामिक कंट्री है उनके पास हम न्यूक्लियर वेपन नहीं होने देंगे, उसी अमेरिका ने ऐसा क्या कर दिया या फिर ऐसा क्या देख लिया कि सऊदी अरब को परमिशन मिल गई। दूसरी बात, पाकिस्तान ने जब न्यूक्लियर वेपन बनाया था तो पाकिस्तान के ऊपर सेंक्शंस लगा दिए थे अमेरिका ने, लेकिन सऊदी अरब के साथ तो हाथ बढ़ा के खुद डील हो रही है। और तीसरा बड़ा सवाल यह है कि अगर सऊदी अरब को न्यूक्लियर वेपन मिल रहा है, या फिर न्यूक्लियर वेपन नहीं कह सकते, अभी यूरेनियम इनरिच करने की परमिशन मिल रही, तो इस पर इजराइल इतना खामोश क्यों है? ये तीन मेजर सवाल हैं जो आपके दिमाग में आने चाहिए, और इन तीनों सवालों का जवाब मैं आपको देता हूं। सबसे पहली बात यह है कि जो इजराइल, ईरान, अमेरिका, सऊदी अरब की खबरों को पहले से सुनते आ रहे हैं, उनको यह बात पता होगी कि डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के साथ कॉपरेशन के नाम पे सऊदी अरब को मल्टीपल ऑफर दिए थे। मतलब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अगर तुम इजराइल के साथ अब्राहम अकॉर्ड को ज्वाइन कर लेते हो, अब्राहम अकॉर्ड का मतलब यह है कि जो देश अब्राहम अकॉर्ड ज्वाइन करेंगे वो एक दूसरे पे ना कभी हमला करेंगे, और अगर एक पे हमला होता है तो ये हमला दूसरे पे माना जाएगा। यानी अगर इजराइल पे हमला होता है तो सऊदी अरब पे माना जाएगा, अगर सऊदी अरब ज्वाइन करता है तो, और अगर सऊदी अरब पे हुआ तो इजराइल पे माना जाएगा। ऐसे हाल में यही बात लगातार डोनाल्ड ट्रंप प्रेसाइज कर रहा था सऊदी वालों को कि भाई, इस डील को तुम मान लो, बाकी बदले में तुम्हें जो चाहिए हम देंगे। इसी बात में सऊदी अरब को ऑफर भी दिया गया था कि अगर तुम इस बात को मान लेते हो तो तुम्हें हम यूरेनियम इनरिच करने की और न्यूक्लियर फैसिलिटी लगाने की परमिशन देंगे। अब सुनिए, इतने सालों से लगातार ये डील अटक रही थी, लगातार ये डील कैंसिल आउट भी हो रही थी। बार बार सऊदी अरब ये बात कहता था कि भैया हमें ये दे दो, तो डोनाल्ड ट्रंप कहता था कि पहले तुम इजराइल से हाथ मिलाओ। अब अचानक से ऐसा क्या हो गया, बहुत ध्यान से समझिएगा, अब अचानक से ऐसा क्या हो गया कि भाई साहब, सऊदी अरब को F-35 फाइटर जेट मिला। इस पे इजराइल ने बिल्कुल भी ऑब्जेक्शन नहीं किया। दूसरी बड़ी बात, अमेरिका दे रहा है, मान लीजिए वो तो तेल वेल के लालच में दे रहा है, वो तो समझ में आता है, लेकिन इजराइल का ये जो अपोज है अगर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब दोस्तों बड़ा साफ है कि चोरी छुपे अब्राहम अकॉर्ड को सऊदी अरब ने ज्वाइन कर लिया है। भले ही किसी न्यूज चैनल पे ये खबर आपको देखने को नहीं मिलेगी, ये चीजें अंदर की इनसाइड चीजें हैं, और अगर आप तार को नहीं जोड़ेंगे तो आपको ये चीज समझ में भी नहीं आएगी।
नहीं तो आप अपने दिमाग से सोचिए कि जिस सऊदी अरब को एक मक्खी रखने की परमिशन नहीं थी, जिसके डिफेंस के बारे में अमेरिका हमेशा ये कहता था कि भाई तुम्हारे डिफेंस की जिम्मेदारी हमारी है, तुम क्यों परेशान हो, अचानक से उसको F-35 फाइटर जेट मिला, अचानक से उसको न्यूक्लियर का तोहफा मिल गया। तो ये चीजें दोस्तों हवा में नहीं है। कहानी बड़ी साफ ये है कि भाई साहब सऊदी अरब ने अब्राहम अकॉर्ड जाके ज्वाइन किया और इसका रिजल्ट ये है कि न्यूक्लियर भी मिल रहा है और इजराइल को कोई दिक्कत नहीं है। खैर, इसी दौरान दोस्तों बड़ी अपडेट ये निकल के सामने आ रही है कि सना ग्रुप ने, यानी जो हूतीज ग्रुप हैं, जो रेबल्स हैं, उन्होंने सऊदी अरब के एक जहाज पे हमला किया और कायदे से 2 जहाजों पे हमला किया। इनमें से एक का नाम लैला था और दूसरा कोई और जहाज था। इस जहाज पे जब हमला किया गया तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये दोनों बब अल मंडेब को पार करने की कोशिश कर रहे थे, जिसको सऊदी अरब के हमले के बाद ईरान के सपोर्ट ग्रुप जो हूतीज है उन्होंने बंद कर दिया था। अब हूतीज ने बंद किया, सऊदी अरब ने पार करने की कोशिश की, 2 जहाजों को ठोक दिया। लेकिन अब सुनिए, सुबह अगर आपने मेरी वीडियो को देखा होगा तो मैंने उसमें बड़ी डिटेल में आपको बताया था कि पाकिस्तान बड़ा भूख रहा। पाकिस्तान ने कहा कि अगर सऊदी अरब पे बिल्कुल भी खरोच आई, मतलब किसी ने स्क्रैच भी लगाया, तो परिणाम बहुत बुरा होगा। अच्छा, यह धमकी पाकिस्तान ने दी। इसी के जस्ट बाद यह भी कहा गया कि अगर सऊदी अरब के जहाज पे हमला हुआ तो हमारा चूंकि डिफेंस पैक्ट है, इस वजह से हमला अपने ऊपर हम मान लेंगे। तो अब चूंकि सऊदी अरब के जहाज पे यमन के हूतीज ने हमला किया है, तो क्या अब आने वाले टाइम में आपको कुछ चीजें देखने को मिलेंगी। पहली चीज क्या कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ मिलकर यमन के हूतीज पे हमला करेगा और यमन के हूतीज के सपोर्ट में क्या ईरान आएगा। और अगर ये तमाम चीज़ें साइमल्टेनियसली होती रहती हैं तो मिडिल ईस्ट में जो जंग है बहुत तेज भड़क जाएगी और उसके कुछ लक्षण भी दिख रहे हैं। सबसे पहले रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पे कोई और नहीं बताया होगा, मैं आपको बता रहा हूं। यूके के जो काउंसलेट ईरान के अंदर मौजूद थे, यूके के जो स्टाफ वहां पे मौजूद थे, यानी ब्रिटेन के जो स्टाफ वहां पे मौजूद थे, अचानक से यूके के प्राइम मिनिस्टर ने फौरन कहा, अभी 3 दिन पुराना प्राइम मिनिस्टर, उसने फौरन कहा कि आप लोग ईरान छोड़ के वापस आ जाए। क्यों? क्योंकि यूके ने अपने एयरबेसेस का इस्तेमाल करने की परमिशन डोनाल्ड ट्रंप को दी है। अब यूके के एयरबेस की मदद से डोनाल्ड ट्रंप हमला करेगा और ऐसे हाल में हमला बहुत भयानक होगा, या फिर शायद यूके भी ज्वाइन कर ले। ऐसे हाल में इसको पता था कि अगर मेरे काउंसलेट वहां पे मौजूद रहेंगे तो जंग शुरू हो जाएगी। और जंग के बेसिक 14 फार्मूले होते हैं और 14 फार्मूलों में सबसे पहला फार्मूला तो यही होता है कि एक दूसरे के राजदूत को वापस भेज दिया जाता है। तो यहाँ यूके ने अपने जो स्टाफ वहाँ पे मौजूद थे उनको बुला लिया। तो क्या यूके भी इस जंग में ऑफिशियली कूद रहा है? चूंकि खबर ये भी निकल के सामने आई दोस्तों कि इजराइल, यूके और अमेरिका, ये तीनों एक साथ मिलकर मेजर स्ट्राइक कर सकते हैं, एक साथ मिलकर मेजर स्ट्राइक कर सकते हैं। और इसकी खबरें अलग अलग बड़े रेपुटेड चैनल जैसे ब्रिक्स में ये खबर चल रही है कि ये तीनों मिलकर ज्वाइंट ऑपरेशन करके ईरान को तबाह करने की कोशिश कर सकते हैं। और इसी बीच दोस्तों कल रात फिर बड़ी अपडेट निकल के सामने आई कि ईरान के ऊपर हमला किया गया था। कल फिर रात में बड़ी खबर निकल के सामने आई कि ईरान के ऊपर हमला किया गया था। हालांकि इस हमले की अभी तो कोई सटीक फोटो नहीं है तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन हमला हुआ है। चूंकि इसी के पलटवार में ईरान ने भी इराक के ऊपर मल्टीपल टाइम हमले किए हैं। कुछ वीडियोस निकल के सामने आए जिसको देखें आप। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से इराक के ऊपर ईरान ने हमला किया था। इसके अलावा दोस्तों अलग अलग जगहों पे जैसे कुवैत हो गया, बहरीन हो गया, जॉर्डन हो गया, वहां पे भी एक्सप्लोजन हुआ है। वहां पे भी रिपोर्ट निकल के सामने आई। ईरान ने क्लेम किया कि हमने वहां पे हिट किया है और हमारा जो एयर स्ट्राइक था वो सटीक रहा है। तो अब इन तीनों देशों पर अगर पलटवार ईरान ने किया है तो ऑब्वियस सी बात है कि इन चारों ही देशों के एयरबेसेस का इस्तेमाल करके अमेरिका ने कल रात फिर से मेजर एयर स्ट्राइक करने की कोशिश की। खैर, इधर तो ये तमाम चीजें दोस्तों चल ही रही हैं। इधर बड़ी अपडेट ये निकल के सामने आ रही है कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA अब इस एंगल पे जांच पड़ताल कर रही है कि जिस हिसाब से ईरान इतना प्रीसियस अटैक कर रहा है, क्या उसमें सऊदी के साथ या फिर किसी और देश के साथ कॉपरेशन है। अच्छा, किसी और देश के साथ कॉपरेशन है वो तो समझ में आता है, लेकिन क्या रशिया इसमें इन्वॉल्व है? मतलब खबर यह निकल के सामने आ रही कि अमेरिकन को यह डाउट है, अमेरिकन खुफिया एजेंसीज को यह डाउट है कि अब ईरान रशिया से हथियार मांग के और रशिया के टेक्नोलॉजी लेके हमला कर रहा है। मतलब CIA इस एंगल पे जांच कर रही है कि जो CIA हेडक्वार्टर वगैरह पे हमला हो रहा है क्या उसमें रशिया का हाथ है या नहीं। क्या इसी दौरान दोस्तों बड़ी अपडेट निकल के सामने है कि रशिया फॉरेन मिनिस्टर जो है, यानी रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर, विदेश मंत्री साहब हैं, वो पहुंच चुके हैं मार्को रूबियो से मुलाकात करने। और ये मुलाकात इस पैमाने पे हो रही है कि शायद अब यूक्रेन और रशिया की जंग थम जाए। इस वजह से दोनों ने मुलाकात की। हालांकि अभी तक कोई पॉजिटिव खबर निकल के सामने नहीं आई है, लेकिन इस मुलाकात को बड़ी ही सीरियसनेस के साथ देखा जा रहा है। खैर, इसी दौरान दोस्तों कतर से बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही कि कतर में आप सामने तस्वीर देख सकते हैं, ये सैटेलाइट इमेज है। ये इमेज कतर के अल उदैद एयरबेस का है
और इस पे ये खबर निकल के सामने आ रही कि कतर का जो अल उदैद एयरबेस है वहां पे अमेरिकन जो फाइटर जेट खड़े थे उन फाइटर जेटों को लेके भागना पड़ा है। मतलब एक बार को ये लगा था कि शायद अमेरिका भाई कुछ तो मर्दानगी करेगा, लेकिन खबर ये है कि भाई साहब सब लेके भाग रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि जिस हिसाब से इनको ठोका जा रहा है बचने के कोई आसार नहीं है। खैर, इधर ये तमाम चीजें तो मिडिल ईस्ट में चल रही, लेकिन भारत में क्या चल रहा है जब तक आप उस चीज को नहीं जानेंगे खबरें आपके लिए अधूरी हैं। दिल्ली में छात्रों के साथ क्या हुआ आपको खूब पता है। मतलब बच्चे से बच्चा होगा कोई, मोबाइल उसके हाथ में है तो उसके फोन पे वीडियोस आए होंगे कि दिल्ली पुलिस ने किस हिसाब से मारा, दिल्ली पुलिस ने किस हिसाब से टॉर्चर किया, आपको सब पता है, हर एक आदमी जानता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब इस मामले में सुनवाई की या फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में गया और लोगों ने कहा कि साहब आप इस पर कुछ कमेंट करें या फिर कोई फैसला दें, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई मेरी जानकारी में अभी तक कोई ऐसा मामला नहीं हुआ है। मतलब हजारों लोग लाठियां खाते रहे, हजारों की तादाद भागती रही, पुलिस वाले जुटे रहे, लेकिन इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट के सामने ऐसा कोई वीडियो नहीं आया। अब क्यों नहीं आया, क्या वजह है, मुझे नहीं पता। इधर दिल्ली में तो बवाल चल ही रहा था, इधर पटना में भी नीट पेपर को लेकर सेम लेवल पे प्रोटेस्ट शुरू हुआ और यहां पे भी पुलिस ने लाठियां भाजी और किस हिसाब से भाजी वीडियो देखें आप। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से पटना पुलिस छात्रों के ऊपर लाठी भाज रही है और इसी बीच एक पुलिस वाले का तो बयान यहां तक आ गया कि अगर यहां से नहीं गए तो जिंदगी भर नौकरी नहीं करने दूंगा, मतलब कि मुकदमा वगैरह लगा दिया जाएगा। खैर, इसी दौरान अब बीजेपी के विधायक साहब वहां पहुंच गए। उन्हें लगा कि भाई इन जनता के लोगों ने, इन भक्तों ने मुझे वोट दिया था, तो एक काम करता हूं, समझाता हूं, ट्रम्प कार्ड खेल दूंगा। अच्छा, पूरी दुनिया में एक मैसेज चला जाएगा कि मेरे समझाने से सब मान गए तो बीजेपी में मुझे शायद कोई मंत्री पद मिल जाए। अब भीड़ थी पगलाई, उसने विधायक साहब को ही पेल दिया। वीडियो देखें आप। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि विधायक साहब को ही लपेट दिया। अब सुनिए सीजेपी का जो प्रोटेस्ट है, जिसको कायदे से सीजेपी का कहना ही नहीं चाहिए, प्रोटेस्ट तो नीट वाले छात्रों का है। अब उसमें बड़े बड़े महारथी कूद रहे हैं। सबसे पहले भीम आर्मी के जो चीफ हैं चंद्रशेखर आजाद रावण जी, वो धरने पे बैठ गए और उनके साथ असदुद्दीन ओवैसी भी सामने नजर आए। असदुद्दीन ओवैसी ने तो यहां तक कहा कि भैया कांग्रेस, बीजेपी, AIM जो भी पार्टियां हैं आपस में हम बाद में लड़ते रहेंगे, ये तो छात्रों के भविष्य का मामला है, इसको हम गंभीरता से ले लेते हैं। ये बात ओवैसी साहब ने भी बोली। इसके अलावा दोस्तों जो संजय सिंह है वो भी खड़े नजर आए, लेकिन इसके बावजूद भी अहंकार इतना है कि साहब एक शब्द बोल नहीं सकते। आलम यह हो गया कि योगी आदित्यनाथ जी का एक वीडियो खुद जो उन्होंने एक समय में बोला था साल 2011 में, उसको लोग दिखा के कह रहे हैं कि साहब साल 2011 में आप ये बात बोलते थे, आज क्या हो गया। वीडियो आप भी देखें। अगर जो व्यवहार पुलिस कर रही थी, अगर वही उसी प्रकार का व्यवहार वहां पर आए हुए समर्थक करते तो क्या स्थिति इस देश के सामने होती है। सरकार क्या मुंह दिखाती देश और दुनिया के सामने, क्या मुंह दिखाने के लायक होती। लेकिन इस सरकार ने लोकतंत्र को कुचल करके इस देश की संविधान प्रदत्त उन मौलिक अधिकारों को भी कुचलने का प्रयास किया। तो इस देश के प्रत्येक नागरिक को इस देश के संविधान ने दिया है, उस मौलिक स्वतंत्रता के अधिकार को, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को इस सरकार ने कुचलने का प्रयास किया था। इस वीडियो में आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे उस दौरान तो इन्होंने कहा कि भाई कोई प्रोटेस्ट कर रहा है तो क्यों मारना चाहिए, ये है वो है। आज सोचिए सीआरपीएफ की 20 कंपनियां दिल्ली में तैनात हैं, सीआरपीएफ की 20 कंपनियां दिल्ली में तैनात हैं और इसके बावजूद भी ऐसा ट्रीट किया जा रहा छात्रों के साथ कि ये छात्र नहीं है, कश्मीर से तालिबान से घुसे हुए आतंकवादी हैं। कश्मीर मतलब अपना वाला नहीं, उस साइड वाला, मतलब वहां से घुसे हुए आतंकवादी हैं। ऐसा लग रहा कि बॉर्डर क्रॉस करके इधर आ रहे हैं। मतलब आज इस देश की आम जनता जिसका बच्चा प्रोटेस्ट कर रहा है वो आतंकवादी है। गजब है भाई,
खैर इसी दौरान दोस्तों एक और अपडेट निकल के सामने आ रही कि अफगानिस्तान में जो बाढ़ आई थी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, अफगानिस्तान के उस बाढ़ में अब तक 100 से ज्यादा अफगानी भाइयों की मौत हो चुकी है। हालांकि भारत सरकार ने मदद की कोशिश की है, लेकिन अब जिनके घरों की जिंदगियां चली गई वहां पे मदद करके क्या ही होगा। खैर, तो आप लोगों से प्रार्थना है कि अपने अफगानी भाइयों के लिए कमेंट में दुआ जरूर कर दें, और साथ ही ऊपर वाला इतनी हिम्मत, इतनी ताकत उनके परिवार वालों को दे के जो गमजदा है वो उस गम से निकलने में कैपेबल हो, सक्षम हो। और इसी दुआ के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। तो फिलहाल ये अभी के लिए बस इतना ही। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी खबर के साथ। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखें। जय हिंद। ऊपर वाला आपकी हिफाजत करे।